हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज उरूज फातिमा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज फार्मेसी न्यूज एंड बुक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी फार्म एग्जिट एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। जो पेपर 1 में इसके सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि पेपर 1 का दूसरा सब्जेक्ट है। उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो है हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की डी फार्म एग्जिट एग्जामिनेशन किट है, उसकी बुक है। और क्या कहते हैं, इसका जो सिलेबस है पूरा पीसीआई पे बेस्ड है। इसमें 7000 प्लस एमसीक्यूज दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम के रिलेवेंट हैं आने वाले हैं, उसके रिलेटेड सारे एमसीक्यूज जो हैं वो इसमें कवर्ड हैं। उसके अलावा इस बुक का जो परचेज लिंक है वो इसकी ऑफिशियल हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज tppl.org.in, इस पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो और शॉपिंग एप्स हैं जैसे कि इंडिया मार्ट, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे एप्स पे भी आपको ये बुक जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। उसके अलावा ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही इस बुक की जो प्लेलिस्ट है वो आपको इजीली मिल जाएगी, जिसमें आप बाद में रिपीटेडली जितनी बार भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यूज जो है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है क्यूआर कोड दिया गया है ई बुक के लिए, यानी कि अगर ऑनलाइन आप बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप पहुंच जाएंगे जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड करी है स्पेशली आप लोगों के लिए। इसमें जो है 10 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं, जिससे आप इस बुक के अलावा जो क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट और टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ क्या होता है। तो जो लॉ है वो एक रूल ऑफ कंडक्ट है जो कि फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज बाइंडिंग एंड एनफोर्स बाय अ सोसाइटी, यानी कि जो एक सोसाइटी है जो बहुत सारे डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बाइंड करके उसको कंपाइल करके हमारी सोसाइटी के थ्रू जो आते हैं उसको हम कहते हैं लॉ। और जो वायलेशन है लॉ का, मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करता है या फिर उसके अगेंस्ट जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट इसमें रखी गई है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट यानी कि जो भी इंडिविजुअल है उसको जेल हो सकती है, या फिर उसको फाइन यानी कि कुछ अमाउंट जो है पेनाल्टी उसको डिपॉजिट करना पड़ सकता है। तो ये बात हो गई लॉ की। अब हम बात करते हैं एथिक्स की। तो जो एथिक्स है वो मॉरल फिलॉसफी है, यानी कि मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करने होते हैं। सो इट इज अ मॉरल फिलॉसफी दैट सुपरवाइजेस कंडक्ट कंसिस्ट ऑफ रूल्स। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इसमें बहुत सारे रूल्स गाइडलाइंस होती हैं, इसमें लीगल नॉर्म्स होते हैं जिसमें जो कि एक इंडिविजुअल को फॉलो करने होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पनिशमेंट होता है इनको वायलेट करने का, यानी कि इन एथिक्स से अगेंस्ट जाने का कोई भी पनिशमेंट नहीं होता है। लेकिन लॉ के केस में क्या होता है, अगर किसी भी लॉ के आप अगेंस्ट जाते हैं यानी किसी भी लॉ को आप वायलेट करते हैं तो उस केस में आपको कोई ना कोई पनिशमेंट मिलती है, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन। लेकिन एथिक्स के केस में ऐसा नहीं है, एथिक्स को वायलेट करने से कोई भी पनिशमेंट आपको नहीं दी जाती है। तो अब हम यहाँ पे कुछ एक्ट्स देख लेते हैं विच आर रिलेटेड टू द ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1954 में आया था। उसके बाद इसमें आता है द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट, जो कि 1951 में आया था। फिर इसमें आता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, जो कि 1946 में आया था। फिर इसमें आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कि 1947 में आया था। फिर इसमें आता है फार्मेसी एक्ट, जो कि 1948 में आया था। फिर इसमें आता है इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट, जो कि 1970 में आया था। फिर इसमें आता है द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट, जो कि आपका जो है 1958 में आया था। फिर इसमें आता है द एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, जो कि 1897 में आया था। फिर इसमें आता है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, जो कि 1962 में आया था। फिर उसके बाद इसमें लास्ट एक्ट जो है वो आता है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कि 2010 में आता है। तो ये जो जितने भी एक्ट्स हैं ये सारे ही जो है रिलेटेड हैं किससे, ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन से। तो ये हो गई कुछ थ्योरी की बात। तो मेन जो हमारा मोटिव है इस वीडियो का कि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज हम समझा पाए इस वीडियो के थ्रू, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम जितने भी एमसीक्यूज आपको बताएंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला एमसीक्यू जो है वो है इन 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर बी.एन. घोष द डैश वाज एस्टैब्लिश, यानी कि 1948 में लेट डॉक्टर बी.एन. घोष के अंडर कौन सी कमिटी जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी, तो ये थी इंडियन फार्माकोपिया कमिटी ऑन एथिक्स।
ये जो है आपका गलत ऑप्शन है। हाथी कमेटी भी डॉक्टर बी एन घोष के चेयरमैनशिप में नहीं इस्टेब्लिश की गई थी, ना ही मुडालियर कमेटी। तो जो कमेटी थी डॉक्टर लेट बी एन घोष के अंडर जो इस्टेब्लिश की गई थी वो थी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो है ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यानी कि जो ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DEC भी कहते हैं, तो ये किसके अंडर में या फिर किसकी चेयरमैनशिप के अंडर एस्टेब्लिश की गई थी? इसका सही आंसर है कर्नल RN चोपड़ा। तो इसका सही आंसर जो है वो है कर्नल RN चोपड़ा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है इन 1932 who initiated the first pharmacy department of pharmaceutics at BHU और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1932 में किस साइंटिस्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स इनिशिएट किया था? इसका जो सही आंसर है वो है प्रोफेसर ML श्रॉफ। इसके अलावा प्रोफेसर ML श्रॉफ जो थे इनको फादर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। तो ये जो फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट है ये पास हुआ था 1954 में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ केमिस्ट शॉप वाज ओपन इन अबाउट 1811 बाय, यानी कि 1811 में इंडिया में पहली बार केमिस्ट शॉप किसने ओपन करी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है मिस्टर बाथगेट। जो मिस्टर बाथगेट थे उन्होंने 1811 में इंडिया में पहली बार केमिस्ट शॉप की ओपनिंग करी थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादातर चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाए, जो कि है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि वो कौन सा ईयर था जिसमें इंडियन फार्माकोपिया यानी कि IP जो है उसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। सो इट वाज ईयर 1955। ईयर 1955 में जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन यानी कि पहला एडिशन जो है वो पब्लिश हुआ था। तो पहले टॉपिक से मैं बस कम ही क्वेश्चंस कवर करूंगी क्योंकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, बहुत कम इससे जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फार्मेसी एक्ट। तो फार्मेसी एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें जितने भी MCQs मैं आपको बताऊंगी वो अच्छे से पढ़िएगा। तो फार्मेसी एक्ट जो है ये 1948 में पब्लिश हुआ था और दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो था फार्मेसी एक्ट, जो कि 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो द फार्मेसी एक्ट 1948 रेगुलेट्स द प्रोफेशन, प्रोसीजर्स, कोर्स, ड्यूरेशन, क्वालिफिकेशन एंड पनिशमेंट इन इंडिया, यानी कि फार्मेसी एक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं टू रेगुलेट द प्रोफेशन, प्रोसीजर्स जितने भी होते हैं, जो कोर्स है फार्मेसी का, उसके बाद फार्मेसी कोर्स, इट्स क्वालिफिकेशन और जो भी इसको इस एक्ट को वायलेट करने की जो पनिशमेंट्स है वो सारी की सारी किसमें आती हैं? फार्मेसी एक्ट 1948 में। और ये जो एक्ट है ये नेशन वाइड इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था एंड इट वाज अमेंडेड इन द ईयर 1959, 1976 एंड 1982, यानी कि इन तीनों सालों में इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए थे, यानी कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे। फिर एक इसका नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि PCI। तो फार्मेसी एक्ट के इनैक्टमेंट के बाद, यानी कि फार्मेसी एक्ट 1948 में एस्टैब्लिश होने के बाद 1949 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको इस्टेब्लिश किया था, जिसका रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर 5 साल में चेंज होता है, यानी कि ये रिकॉन्स्टिट्यूट होती है हर 5 साल के बाद। तो अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा जो है आपके एग्जाम में MCQs आने वाले हैं, ये बहुत सारे MCQs इससे बनते भी हैं। तो हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी है इंडिया में, उसमें 6 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें 6 मेंबर्स जो है वो UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से होते हैं। एक मेंबर जो होता है वो MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से होते हैं। उसके अलावा इसमें एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है जो कि हर एक स्टेट से बिलोंग करता है। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 6 मेंबर्स नॉमिनेट करती है, जिसमें कम से कम 4 मेंबर्स जो हैं वो फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी कि जो फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रोफेशनल होते हैं। उसके अलावा
जो सेंट्रल काउंसिल है उसमें एक एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होता है, जो कि कौन होते हैं? द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और सीडीएल। तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन था पीसीआई का, इसमें मैंने आपको बताया 6 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। तो हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट की, कि फार्मासिस्ट जो है, कोई भी इंडिविजुअल एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होने के लिए उसको क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। तो सबसे पहला इसमें यह है कि डी फार्म इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्वालिफाइंग एज अ फार्मासिस्ट, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए डी फार्म जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्म। तो ये कोर्स, इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद एटलीस्ट 75 आवर्स की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है किसी भी इंडिविजुअल को फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि कम से कम 3 महीने के लिए एक इंडिविजुअल को सेंट्रल काउंसिल अप्रूव फैसिलिटी, हॉस्पिटल, फार्मेसी या फिर डिस्पेंसरी में इंटर्नशिप करनी होती है। उसके बाद तो किसी भी इंडिविजुअल को एज अ फार्मासिस्ट बनने के लिए एज जो चाहिए होती है वो है 18 इयर्स की। उसके अलावा इसके बाद क्या होता है, वो किसी भी स्टेट में एज अ फार्मासिस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, जो स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल होती है, यही क्या करती है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उनके जो नाम है सेंट्रल रजिस्टर में मेंटेन करती है। उसके बाद जो रजिस्टर है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है वो देख लेते हैं। फार्मासिस्ट का पूरा नाम, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस यानी कि जहाँ पे वो रहता है, उसकी एडमिशन डेट यानी कि कौन सी, जिस ईयर में भी उसने एडमिशन लिया था कोर्स में, रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन यानी कि उसके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी है या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी है, उसका जो प्रोफेशनल एड्रेस है वो यानी कि जहाँ पे वो जॉब करता है, उसके अलावा जो एम्प्लॉयर है, और उसके अलावा जो भी अदर नेसेसरी डिटेल्स हैं वो इस रजिस्टर में मेंशन होती हैं। तो ये हो गई आपकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको पता होना जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी, तो वो ईयर था 1948, यानी कि 1948 में जब फार्मेसी एक्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसी के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी, तो ये भी मैंने आपको अभी जस्ट थ्योरी में बताया था, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कब कब रिकॉन्स्टिट्यूट होना पड़ता है। तो ड्यूरेशन इज, जो 10 इयर्स है वो इसका रॉन्ग आंसर है, 15 इयर्स भी इसका रॉन्ग आंसर है, सही आंसर इसका है 5 इयर्स, यानी कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो हर 5 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी कि जो भी उसके मेंबर्स हैं वो चेंज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है द फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट, यानी कि वो कौन सा स्टेट है जिसमें फार्मेसी एक्ट जो है, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं होते हैं। तो उस स्टेट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इसका सही आंसर है। तो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसमें फार्मेसी एक्ट के जो रूल्स एंड लॉज हैं या रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं होते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इसका सही आंसर है 6, यानी कि टोटल जो है वो 6 इलेक्टेड मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें पूछा गया है, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं वो सेंट्रल काउंसिल के कौन होते हैं। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको थ्योरी में ये भी बताया है, जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव, नहीं, ये आपका रॉन्ग आंसर है। गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है, यानी कि जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है वो है एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल। अच्छा, सेंट्रल काउंसिल को ही हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश्ड इन। तो जो एजुकेशन रेगुलेशन है इसके अंदर जितने भी रूल्स हैं जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में आने चाहिए, यानी कि उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो कोर्स ऑफ स्टडी है, जितने भी उसमें नंबर ऑफ आवर्स जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, ये सारे जो है ये एजुकेशन रेगुलेशंस में आता है। एजुकेशन रेगुलेशन ही इन सबको डिफाइन करते हैं। तो एजुकेशन रेगुलेशन जो है वो किस में पब्लिश किया जाता है, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर जो है वो है ऑफिशियल गैजेट, यानी कि ऑफिशियल गैजेट के अंदर जो है एजुकेशन रेगुलेशन को पब्लिश किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट एज पर द फार्मेसी एक्ट 1948 इज गिवन टू, यानी कि फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल रजिस्टर है उसको कौन मेंटेन करता है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल इसका रॉन्ग आंसर है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी भी ऑब्वियसली फिर इसका रॉन्ग ही है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये होल सोल होती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो ऑप्शन डी जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसका सही ऑप्शन है, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर हम इसको कहें सेंट्रल काउंसिल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक इंडिविजुअल फार्मासिस्ट का जो सेंट्रल रजिस्टर है उसको मेंटेन करने की। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पीसीआई, यानी कि ये जो 4 गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से पीसीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन ए है प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, तो पीसीआई का यस ये फंक्शन होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन बी जो दिया गया है वो है इशू डिग्री सर्टिफिकेट्स टू फार्मासिस्ट, ये ऑप्शन ही आई थिंक आपका सही है। उसका रीजन ये है कि जो डिग्री सर्टिफिकेट्स है वो जो फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ना कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यही जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज जो सेंट्रल रजिस्टर है वो भी मैंने आपको बताया कि वो ही जो है, तो क्योंकि सेंट्रल रजिस्टर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पीसीआई ही सेंट्रल रजिस्टर को कंपाइल करते हैं, यानी कि उसको मेंटेन करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इशू डिग्री सर्टिफिकेट्स टू फार्मासिस्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है ऑफेंसेस ऑफ फार्मेसी एक्ट इंक्लूड, यानी कि फार्मेसी एक्ट के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए है फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, हाँ ये एक ऑफेंस है। दूसरा ऑप्शन इसमें जो दिया गया है वो है फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब है कि अगर कोई भी फार्मासिस्ट अपना सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको नहीं शो करता है तो ये भी एक ऑफेंस ही है। उसके अलावा डिस्पेंस्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर फर्स्टली या तो क्लेम करता है कि वो एक फार्मासिस्ट है जबकि वो इन रियल ना हो फार्मासिस्ट, उसके अलावा अगर वो अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उसको वो शो नहीं करता है, ये भी एक ऑफेंस है। और अगर कोई भी ड्रग अनरजिस्टर्ड पर्सन डिस्पेंस कर रहा है तो ये भी फार्मेसी एक्ट के अंदर एक ऑफेंस के अंदर ही आता है। तो यानी इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है अमंग द फॉलोइंग पेनाल्टीज विच वन इज चार्ज्ड when dispensing is done by unregistered person, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अभी एज अ फार्मासिस्ट, अगर वो कोई भी ड्रग को डिस्पेंस करता है तो उसको क्या क्या पेनाल्टी भरनी पड़ती है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन ए है 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 6 महीने की जेल हो सकती है उसको, या फिर 500 रुपीज तक फाइन उसको भरना पड़ सकता है, 3 साल की जेल हो सकती है, या फिर ऑप्शन डी है 8 years imprisonment with फाइन, यानी कि 8 साल की जेल जिसके साथ उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए विच इज 6 months इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कोई भी पर्सन जो कि एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड नहीं है उसको जो पेनाल्टी पड़ती है वो होती है 6 महीने की जेल, यानी कि अगर कोई भी पर्सन एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी ड्रग को वो डिस्पेंस करता है तो उसको 6 महीने की जेल तक हो सकती है। तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक के भी एमसीक्यूज। मैंने कोशिश की है जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है उन सबको मैं कवर कर सकूं। तो ये टॉपिक्स छोटे थे इसलिए इसमें कम एमसीक्यूज है, आप इन सबको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा जो और जो एडेड एमसीक्यूज हमारे बुक में प्रोवाइडेड है आप उसको भी जरूर से पढ़िएगा। तो यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे इन सब टॉपिक्स को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।